हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल आत्मदीप एजुकेशन पर। आज हम लोग एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो आपको सामने दिख रहा है, आरपीएफ मिनी मॉक टेस्ट। यानी कि हर मिनी मॉक टेस्ट में आपको 10 सवाल होंगे मैथ के, जो आरपीएफ के अभी हाल ही में फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं हुए हैं। तो उसके लिए हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं आरपीएफ के लिए, जो मिनी मॉक टेस्ट है, जो 10 सवाल होंगे, बहुत ही 10 मिनट के अंदर ही हो जाएंगे, ठीक है। और ये सभी सवाल आरपीएफ में पूछे गए सवाल होंगे। अगर आप लोग इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, लगातार देखेंगे, तो ये मेरा वादा है, आप इसका स्कोर आप अच्छा कर पाएंगे, बहुत अच्छा स्कोर आप अपना कर पाएंगे, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए सवाल पे पहुंचते हैं हम लोग। तो सवाल हमारे सामने है पहला, 1820 पर 7.1/2% वार्षिक दर से 9 मार्च 2012 से 2021 मई, इधर लिखा हुआ है 21 मई 2012 तक का साधारण ब्याज, 1/2 लिखा है यहाँ पर बेटा, मिसप्रिंट है। साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है, साधारण ब्याज पूछा है क्या होगा, ठीक है ना बेटा। तो हमें बताना है, देखो बहुत सिंपल होता है, मुझे पता है साधारण ब्याज क्या होता है, पीआरटी होता है। क्या होता है पीआरटी, यानी कि जो भी दे रखा है 1820 पर 7.5 का मतलब 15/2%, तो 15/2 गुणा 100% के लिए, और गुणा कितने, 9 मार्च से लेकर 21 मई तक का समय आप जोड़ेंगे तो 73 दिन बनेंगे। कितने बनेंगे, 73, और बटे साल में बदलने के लिए 365 का भाग लगा देंगे। अब मुझे पता है 73 7 पंजे 35, यानी कितने बार भाग जाता है, 5 बार, 5 तियो 15, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 से भाग लगा दो, एक जीरो से एक जीरो कट जाए, 2 से भाग लगा दो 91, और 3 एकम 3, 3 एम 27, और एक अंक बाद दशमलव, यानी 27.3। ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, 27.3, ठीक है ना। ऐसे ही आगे सवाल सॉल्व करेंगे। अगला सवाल क्या है आपके लिए, अगला सवाल दे रखा है, नाव धारा पे सवाल है। सभी सवाल सेकेंड्स में ही सॉल्व हो जाते हैं, सिर्फ क्या करना है, हमें लोगों को ध्यान देना है और उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है ना। तो अगला सवाल आपके सामने है, धारा के विरुद्ध एक जलयान की गति धारा के साथ जलयान की गति की 2/3 है। स्थिर पानी में जलयान की गति धारा के साथ और धारा के विरुद्ध जलयान की औसत गति का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें दो प्रकार की होती है, एक तो धारा के साथ चलो, एक धारा के विपरीत चलो। धारा के साथ चलने का मतलब चाल जुड़ जाती है, धारा के विपरीत चाल चलेंगे तो धारा की चाल घटेगी। तो एक हो गए यू प्लस बी, और एक होगी यू माइनस बी, या फिर एक्स वाई में लिख लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एक 3 है और एक कितनी है, 2 है। अगर मैं एक वैल्यू निकाले यू की, तो क्या निकलेगा, यानी कि एक धारा के साथ और एक धारा के विपरीत, तो हमें क्या करेंगे, यू की तो एक बार ऐड करके कर लो, यानी कि कितना हो जाएगा, 3 और 2 5/2 कितना होता है बेटा, 2.5। एक कितना आया, 2.5। अगर बी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 3 में से 2 घटाया 1, 1/2 बराबर 0.5, कितना आया 0.5। ये दोनों चाल मिल गई हमें। अब क्या पूछा, ये ध्यान देंगे, क्या पूछा, धारा के साथ और धारा के विरुद्ध जलयान की औसत गति का अनुपात। एक तो था जलयान की गति, जलयान की गति कितनी होगी, 2.5 होगी, कितनी होगी 2.5। अगली यानी कि 2.5 से रेशियो किसका पूछा, ये बताना है, धारा के साथ और धारा के विरुद्ध, धारा के साथ और धारा के विरुद्ध, ये दोनों है, इन दोनों का रेशियो 3/2 रेशियो 2.5 रहा, कितना रहा 2.5, यानी 2.5, यानी क्या बना, 1:1 बना, क्या बना 1:1, क्या बना 1:1। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, समझ में आया। यानी कि हमें क्या पूछा गया था, जलयान की गति धारा के साथ और धारा के विरुद्ध जलयान की औसत गति, यानी कि धारा के साथ ये, धारा के विपरीत ये, दोनों का औसत कितना 2.5 आया। और धारा के साथ क्या, धारा क्या बताया, जलयान की गति, जलयान की गति कितनी थी, 2.5 थी। बात क्लियर, बात क्लियर। अगला सवाल, अगला क्या है, अगला दे रखा है, टाइम एंड वर्क से है। क्या लिखा है, यदि 9 श्रमिक 28 घंटे में, क्या लिखा है, यदि 9 श्रमिक 28 घंटे में एक दीवार का निर्माण कर सकते हैं, तो 21 घंटे में समान निर्माण कार्य करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। आपसे क्या पूछा, कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। इसके लिए तो बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट होता है, M1D1 वाला लगा दो, सिंपल इक्वल टू M2D2, है ना। तो क्या है, 9 श्रमिक हैं, 9 श्रमिक हैं, कितने घंटे में लगाते हैं, 28 घंटे में लगाते हैं।
M2 कितने पूछे गए हैं, अब कितने घंटे लगते हैं 21। अब तो कुछ है ही नहीं, सिंपल है, सॉल्व करना है। तो क्या कर लेना, 7 की 21, 7 चौकू 28, 3 तिया 9, 3 चौकू 12, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 कितना आया, 12। इसी तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये तो बिल्कुल सिंपल, और ये आए हुए क्वेश्चन है सभी, ऐसा नहीं है कि हमने अपने पास से लिखे हो कुछ भी, सभी आरपीएफ में ही आए हुए सवाल हैं। आप इनको सॉल्व करते रहेंगे तो आपका स्कोर काफी हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल दे रखा है, चुनाव पर आधारित है, परसेंटेज का। अगला सवाल है, एक चुनाव में 5% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, एक उम्मीदवार को 51% मत मिले तो और वह 9500 के अंतर से जीत हासिल करता है, पराजित उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों की संख्या अनुमानित ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, अनुमानित ज्ञात कीजिए, क्या करना है, प्राप्त मतों की संख्या बतानी है पराजित वाले को। तो जीत वाले को कितने मिले, 51%। देखो ये वाली लाइन है ना, वो घुमाने के लिए दे दिया उसने, कुछ भी नहीं उसका मतलब, क्यों नहीं है, क्योंकि अपना मत नहीं डाला, लेकिन आगे का एक उम्मीदवार 51% मत मिले, यानी टोटल का मिला होगा, उसने ऐसा तो कहा ही नहीं है कि शेष का मिला। ठीक है, तो एक को अगर 51 मिले बेटा, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 49 मिले होंगे। कितने मिले होंगे, 49। तो अंतर कितने का है, 2 का। प्रश्न कितने का अंतर बता रहा है, 9500 से आ रहा है, कितने से, 9500 से। तो एक की वैल्यू बेटा यहाँ से कितनी आएगी, भाग लगा दोगे तो कितना आएगा, 47,50 कितना आएगा, 47,50। अब मुझे वैल्यू कितने की चाहिए, 49, हारे वाले के चाहिए, तो 49 का यहाँ पर कर देंगे हम क्या, मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अगर हम यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करें, अगर यहाँ 5 मान लो, तो 47 पंजे करके कुछ करोगे तो 232 समथिंग आएगा, यानी कि 2.32 लाख आ जाएगा, यानी कि हम इसको गुणा कर लेंगे तो इतना आ जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, 2.32 लाख। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, अब मल्टीप्लाई तो आपको करना ही होगा, ठीक है ना। तो अगला सवाल क्या है, अगले सवाल पे पहुंचते हैं। अगला सवाल आपके लिए दे रखा है, एक राशि को जल्दी जल्दी से करेंगे हम लोग, ताकि हमारा कम समय में ज्यादा से ज्यादा सवाल हो जाएं, यानी कि हम फालतू बातें ना करते हुए हम सिर्फ अपने कंटेंट पर ध्यान देंगे, ठीक है ना। यानी कि ज्यादा से ज्यादा में सीखना है कम समय में, ठीक है ना। एक राशि को दो दोस्तों के बीच 2:5 के अनुपात में बांटा जाता है, यदि दूसरा भाग पहले से 6 रुपए अधिक है, तो प्रारंभिक राशि क्या है, क्या है, 6 रुपए अधिक है। यहाँ पर देखो बेटा कितना अधिक है, 3 अधिक दिख रहा है ना, कितना अधिक दिख रहा है, 3। उसकी वैल्यू 6 है। कहने का अर्थ क्या है, 3 की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 दे रखी। तो 1 यूनिट की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। हमें पूछा गया है प्रारंभिक राशि, प्रारंभिक राशि 5 और 2 7 थी, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 गुणा 7 बराबर 14। ऐसे ही हलुआ हलुआ सवाल आते हैं, ऐसे ही हलुआ हलुआ सवाल आते हैं, बस क्या है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कुछ नहीं था सवाल में, है ना। ऐसे ही हलुआ हलुआ सवाल मिलेंगे आपको एग्जाम में, बट क्या है, आप लगातार उसकी प्रैक्टिस करते रहें, आप लगातार उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, ठीक। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल दे रखा है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, यानी 24 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल को 32 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल से किस अनुपात में मिलाया जाएगा, ताकि मिश्रित चावल की दर 26 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। बस क्या है, इसके कॉन्सेप्ट पकड़ना है, इसमें लगाना क्या है, ठीक है। जब भी अलग अलग दो वैल्यू दी जाए और मिश्रित वाली भी दी जाए, तो वहां हम क्या लगा लेते हैं, एलिगेशन लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं, एलिगेशन लगा लेते हैं। अगर एलिगेशन लगाना है तो फिर मुझे क्या करना है, जैसे 24 दे रखा है, क्या दे रखा है 24, दूसरा कितना दे रखा है 32, कितना दे रखा है 32, और बीच में कितना वैल्यू लिखेंगे 26, ये मिश्रित वैल्यू है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, डिफरेंस 24 और 26 का डिफरेंस 2, 32 और 26 का डिफरेंस कितना आ गया, 32 और 26 का डिफरेंस 6। तो कितना है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3:1 कहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में ही लिखा है, ऑप्शन नंबर 1 में ही लिखा है 3:1, 3:1, ऑप्शन नंबर 1 में। बिल्कुल क्लियर, ठीक, बिल्कुल क्लियर है, कुछ भी सवाल में नहीं था। सवाल की लैंग्वेज को इतना बड़ा लिख दिया, घुमा फिर के लिख दिया, सवाल में कुछ नहीं है। यानी कि 24 रुपए दे रहे, 32 दिया है, बीच में 26 यानी मिक्स वैल्यू दी है, तो हमने वहां पर क्या ले लिया, रेशियो ले लिया। यानी कि हमने क्या लगा दिया, एलिगेशन, एलिगेशन लगाई हम रेशियो, जो रेशियो मिला हमें वही पूछा गया था, 3:1। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल प्रॉफिट लॉस से है, बहुत अच्छा सवाल है, जो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं ऐसे सवालों के।
और बहुत ही सरल है, बेहद सरल सवाल है। करते हैं हम लोग, कैसे करेंगे देखिए। लिखा हुआ है एक दुकानदार ने एक वस्तु को 20% छूट पर बेचा और 40% लाभ अर्जित किया। यदि उसने उस वस्तु को 10% छूट पर बेचा तो लाभ ज्ञात कीजिए। क्या करना है? तो लाभ ज्ञात करना है। अगर 20% छूट पर बेचा और 40% लाभ अर्जित किया, तो अगर वह 100 रुपए की वस्तु रही होगी, तो अगर उससे 20% छूट पर बेचेगा तो 80 रुपए की, और वस्तु पर लाभ कितना कमा रहा है? 140। 140। इस पर 10% की क्या दे रहा है? छूट। 10% की क्या दे रहा है? छूट। 10% की अगर छूट देगा तो कितना होगा? 10% का मतलब होता है 9/10, यानी कि 10% की छूट, 10% का मतलब 1/10 है ना बेटा। तो 10 पर 1 रुपए की छूट 9/10 में दे दिया। 14 में 126, कितने में बेच दिया? 126 में। यहां से डिफरेंस देखो कितना हो गया? कितना हो गया? 46। कितना हो गया बेटा? 46 अपॉन कितना हो जाएगा? 80 से इंटू 100। इसको सॉल्व कर रहे होंगे, एक जीरो से जीरो, तो 8 460 हो गया। तो कितने बार गया? 8 पंजे 40, बचे कितने? सब में 5 है। 8 पंजे 40, बचे कितने हैं आपके? 6, और 8 सत्ते 56। एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 57.5। कितना? 57.50%। क्या बनेगा? ये वाला तीसरा ऑप्शन। यानी कि इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे तो 57.50% आएगा। कितना आएगा? ये आएगा। बात क्लियर? बात क्लियर, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हम दोबारा से रिपीट कर देंगे, यानी कि कोई वस्तु है 100 रुपए की, मान ली उसकी मैंने, तो 20 रुपए की छूट देके 80 रुपए के बेचेगा। अब फिर कह रहा है 40% लाभ अर्जित करता है, तो 100 रुपए पर 140 रुपए की लाभ की बेचा होगा, तब 40% अर्जित करेगा। उस पर 10% की छूट देता है, 10% की छूट दे दी तो 126 रुपए की और गई वो वस्तु। अब कह रहा है कि तो लाभ ज्ञात कीजिए। अब लाभ कितना हो जाएगा? 46 रुपए का होगा 80 पर, तो कितने जाएगा? 57.5। क्लियर? अगला सवाल क्या है? अगला सवाल आपके लिए है, ये सभी सवाल आए हुए हैं एग्जाम में, आरपीएफ में ही पूछे गए हैं सभी सवाल, उन्हीं सवालों को मैंने लगाया है सभी को, ठीक है ना। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अगर एक वस्तु का अंकित मूल्य 20% अधिक है तो कितना रहा होगा? 120 रहा होगा। 100 से कितना हुआ होगा? 120 हुआ होगा। बात क्लियर? बात क्लियर सर। यदि दुकानदार उस वस्तु पर 2% का लाभ अर्जित करना चाहता है, अगर वह 2% का लाभ अर्जित करना चाहता है, मतलब 102 रुपए की बेचना चाहता है। बात क्लियर? बात क्लियर सर। तो उस पर कितनी छूट देनी चाहिए? तो कितनी छूट मिल रही है यहां से? 18 की। कितने की छूट मिल रही है? 18 की। अरे 120 की बेचना चाहता, आप 102 की बेचेगी तो 18% की छूट, 18 रुपए की छूट मिल गई। कितने पर मिली है? 120 पर, गुणा 100, गुणा 100। तो कितना बन जाएगा हमारा? एक जीरो से जीरो कट जाएगा, 3 चौको 12, और 3 छः 18, 2 दूनी 4, 2 तीय 6, 2 पंजे 10, 5 तीय 15%। कितना बनेगा? 15%। क्या बनेगा? 15%। दोबारा से कैलकुलेशन कर दें, बिल्कुल सिंपल है। यानी क्या बन जाएगा हमारा? 18, क्या बनेगा? 18/120 गुणा 100। आप चाहो जीरो से जीरो काटो, 6 तीय 18, 6 दूनी 12, 2 पंजे 10, 5 तीय 15%, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ठीक, अगला सवाल। अगला सवाल आपके लिए क्या है? बेहद आसान सवाल है। बेईमान दुकानदार है, बहुत से दुकानदार बेईमान होते हैं, आपको सामान कम तौल देते हैं, है ना। तुम तो ऐसा नहीं करते हो कोई दुकानदार, ठीक है ना। एक दुकानदार अपने सामान को 10% के लाभ पर बेचता है, लेकिन उसने बेचते समय 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम वजन का उपयोग करता है। उसका वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। बहुत बेईमान आदमी है, बेईमानी करनी बहुत गलत बात है ना। ये फिर भी बेईमानी करता है, भाई गलत बात है। देखो करते हैं इसको सॉल्व। 10% के लाभ पर बेचता है, लेकिन उसने बेचते समय 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम। अगर 1000 की ग्राम की जगह पर बेटा 800 ग्राम तौलेगा तो कितने का लाभ कमाएगा? 200 का। कितने पर कमाएगा? 800 पर कमाएगा। कितने पर कमाएगा? 800 पर, जितने पर बेचता है। ठीक, अब यहां से 2 जीरो ये कट गए, 2 चौकू 8, 1/4 हो गया। 4 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा? 25 बार, यानी कि 25%। कितना बना?
25%। कितना बनेगा? 25%। बात क्लियर? 25 नहीं, सॉरी, आगे ऊपर कह रहा है एक दुकानदार अपने सामान को 10% के लाभ पर बेचता है, तो 25 ये आया, सक्सेसिव लगा दो। 25 प्लस 10 प्लस 25 गुणा 10/100 कितना बना? 2510। यहाँ पे 25 सामान मिलता है, वास्तविक लाभ ज्ञात की 10% के लाभ पर, तो कितना बन जाएगा? 25 और 10 35 और 37.5%। क्या बनेगा? 37.5%। 2.5 ये आ जाएगा ना, एक जीरो से ये जीरो कट गए, 2.5 और 10 35 2 37%। 37.5% क्या बनेगा? 37.5%। ये गलत। क्या बनेगा? 37.5%। ठीक है ना? ठीक। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल दे रखा, बहुत बेहद आसान सवाल है। ऐसे सवाल तो देखते ही सॉल्व हो जाते हैं, कुछ करने की इस सवाल में जरूरत ही नहीं है। क्या है कि आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, देखो बेहद आसान सवाल है। अगर 13 संख्याओं का औसत 22 है, कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या को 3 से क्या कर दिया जाए? गुणा कर दिया जाए, तो 66 44 48 इसमें से कौन सा? क्या पूछा? नया औसत पूछा। इसके लिए कॉन्सेप्ट समझो। अगर जब भी आपसे ऐसा बोला जाए, जब भी आपसे ऐसा बोला जाए, किसी संख्या से गुणा किया जाए, जोड़ा जाए, घटाया जाए, कुछ भी किया जाए, यानी कि अगर प्रत्येक संख्या के साथ क्या किया जा रहा है? यहाँ गुणा किया जाता, चाहे जोड़ा जाता, चाहे भाग लगाया जाता, चाहे गुणा किया जाए, चाहे घटाया जाए, प्रत्येक कंडीशन में आपको क्या कर लेना है? प्रत्येक कंडीशन में आपको क्या कर लेना? जो भी औसत दे रखा है ना, जो भी औसत दे रखा है उसी के साथ वही कर दो जो प्रश्न में कहा गया। 3 से गुणा, तो 3 से गुणा कर दिया, नया औसत हमें मिल गया। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर जो 1 में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा, बस 2 सेकंड का ही तो काम था, मैंने समझाने में समय लगाया, 2 सेकंड का ही तो समय था। 13 संख्याओं का औसत 22। मुझे क्या लेना देना कितनी भी संख्याएं हो, कितनी भी संख्याएं हो, यदि प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा किया जाए, तो 3 से मैंने औसत में गुणा कर दिया, नया औसत मिल गया। अगर 3 से जोड़ा जाए तो 3 जोड़ लेते, 3 घटाया जाए तो 3 घटा लेते, 3 से भाग लगाए तो 3 से भाग लगा देते, मुझे नया औसत मिल जाता। यहाँ 3 से गुणा करवा रहा है तो 3 से मैंने गुणा कर लिया, नया औसत मिल गया। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ठीक, अगर आपको ये समझ में आया, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर अगर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।